Hello dear students, welcome to Nidhi Science Academy. Today we will study chapter 7 Structure Organization in Animals. Okay, हमने वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा है। सिंगल सेल में भी डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन होता है, एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है। और एनिमल्स जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं उनमें भी सम बेसिक फंक्शन होते हैं जो कि एनिमल्स के अंदर मल्टी सेलुलर एनिमल में भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में वो फंक्शन होते हैं। कैसे होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन, और ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सब सेल्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं टिश्यू। बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। कितने? बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। आपको पता लगेगा कि 4 बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ होते हैं और ये इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होते हैं कि ये फॉर्म करते हैं स्टमक, लंग, हार्ट और किडनी का। और 2 और मोर ऑर्गन मिलके क्या करते हैं? फिजिकल और केमिकल इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, सेल, ग्रुप ऑफ सेल मिला तो टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन, फिर ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। और इन सब का लेबर काम बटा हुआ होता है ना। जैसे रेस्पिरेटरी का सांस के लेना है तो हम किस तरह से हमारा ब्रीदिंग होएगा, ऑक्सीजन इनटेक होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे परफॉर्म करेगा। तो इसमें सभी ऑर्गन्स का जो वर्क है वो डिवाइड हुआ हुआ है। ये हमें कंट्रीब्यूट करते हैं सर्वाइवल के लिए हमारी बॉडी के एज अ होल। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। ओके, तो इन 4 टाइप में हमें डिवाइड किया गया। तो पहला हम पढ़ेंगे इसमें एपिथेलियल टिश्यू। ओके, व्हाट वी विल स्टडी? एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो है एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है हम कॉमनली उसे क्या रेफ़र करते हैं? एपिथेलियम। इसकी फ्री सरफेस होती है, या तो बॉडी फ्लूइड होता है या आउटसाइड एनवायरनमेंट होता है ना। जैसे हमारे जो सरफेस है उसको आउटर एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए एक लाइनिंग बनी होती है बॉडी में। तो और उसमें लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स होता है, लिटिल इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स भी होता है जो हमें जो कि प्रोटेक्शन देता है। तो 2 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, नेमली सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। तो सिंपल एपिथेलियम जो होता है वो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स का होता है। ठीक है, सिंगल लेयर सेल होता है सिंपल एपिथेलियम। ठीक है, उसके फंक्शन क्या होते हैं? एंड फंक्शन एज लाइनिंग, बॉडी कैविटी की लाइनिंग में, डक्ट्स में और ट्यूब्स में होता है। और कंपाउंड एपिथेलियम होता है उसकी 2 और से ज़्यादा सेल लेयर्स होती हैं और प्रोटेक्शन का फंक्शन होता है, जैसे कि स्किन का होता है ना, एज इट डज इन आवर स्किन। तो कंपाउंड एपिथेलियम में 2 से ज़्यादा सेल होती हैं। सिंपल एपिथेलियम जैसा कि नाम है सिंगल लेयर होती है, ये बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब्स में होता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन सिंपल एपिथेलियम को 3 में डिवाइड किया गया: स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर। ओके, स्क्वायमस, क्यूबॉइडल और कॉलुमिनर, इसमें हमने डिवाइड किया गया है। ओके, तो उसके हिसाब से हमने डिवाइड करके इसको किया है। ये देखिए, ये स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉलुमिनर। ओके, ये सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। इसमें ये सिंगल लेयर का होता है, ये 2 और मोर सेल लेयर का होता है। ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करता है, ये लाइनिंग की, बॉडी कैविटीज़, डक्ट्स और ट्यूब की लाइनिंग में करता है, और ये स्किन की लाइनिंग में करता है। ओके, तो कुछ फ्लैटेंड सेल होते हैं, ये फ्लैट दिख रहे हैं, और इंट्रासेलुलर में ये क्यूब लाइक सेल्स होते हैं, और ये टॉल सेल्स होते हैं। ये एपिथेलियल सेल के लिए अलग अलग नाम दिए गए हैं ना।
कवरिंग और लाइनिंग एंड विद लिटिल इंटरसेल्यूलर मैट्रिक्स। ओके, क्लियर है। तो सिंपल इथिलीनियम में सबसे पहले क्या है, स्क्वायमस एपिथेलियम। ये जो दिया हुआ है दिस इज स्क्वायमस एपिथेलियम, जो कि स्क्वायर आप देख रहे होगे, ये स्क्वायर है। ये डायग्राम भी बनाना बहुत इजी है, साथ साथ आप डायग्राम कॉपी में बनाते जाइए। और जिसका शेप क्यूब है वो क्यूबॉइडल सेल्स हैं, है ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। जो कॉलम शेप है वो कॉलमनर एपिथेलियम है। और कॉलमनर सेल होता है ना, उसमें सीलिया होता है ना। ये देखिए, ये दिस इज सीलिया। कॉलमनर सेल में सीलिया होता है, ये देखिए कॉलम शेप्ड। ओके, एनलार्ज करके दिखाया इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। तो इट इज़ वेरी इजी टू मेक एंड अंडरस्टैंड। आप उसके डायग्राम के हिसाब से आपको याद हो गया, फ्लैटेंड सेल तो स्क्वायमस हो गया, क्यूबॉइडल क्यूब वाला, और टॉल जो है वो कॉलमनर हो गया। ठीक है, 3 टाइप के हो गए, और ये फर्स्ट है वो स्क्वायमस है। ओके, और क्यूब लाइक को इसने क्यूबॉइडल वो दिया, और ये कॉलमनर हो गया इस तरह से। तो इट इज़ अंडरस्टैंड। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे। स्क्वायमस एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल थिन लेयर होती है फ्लैटेंड विद इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, स्क्वायमस एपिथेलियम में क्या होता है, सिंगल थिन लेयर होती है और फ्लैटेंड सेल होते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम बताया है आपने, है ना, स्क्वायमस सिंगल थिन लेयर है, फ्लैटेंड सेल्स हैं, और इरेगुलर बाउंड्रीज है। ठीक है, इसको अगर आपको डायग्राम याद है, इट इज़ वेरी इजी टू एक्सप्लेन इट। ये कहाँ पर पड़ता है, यहाँ वॉल्स, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, और एयर सैक होते हैं जो लंग्स के। तो और क्या परफॉर्म करता है, डिफ्यूजन परफॉर्म करता है ना, डिफ्यूजन परफॉर्म करता है स्क्वायमस एपिथेलियम। ये तो लर्न हो गया। साथ साथ फिर है क्यूबॉइडल, जिसका क्यूब सिंगल लेयर ऑफ, पहली लाइन तो आप यही लिख दोगे, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। ये कहाँ पे होता है, डक्ट ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनीज। और इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। ये किडनी में पाए जाते हैं। ये देखिए, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन्स इन किडनी में पाया जाता है। और ये डिफ्यूजन का काम करता है, ये एयर सैक में, लंग्स में, और वॉल्स में ब्लड वेसल की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम है वो डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स में, नेफ्रॉन में, किडनी में पाया जाता है। सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन इसका वर्क है। ओके, एपिथेलियम और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल मीन्स पीसीटी। इसको याद रखना, ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ सकता है। ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज़ माइक्रोविलाई, छोटे छोटे माइक्रोविलाई होते हैं। तो कॉलमनर एपिथेलियम जो होता है, सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल होता है, और उसके न्यूक्लियाई बेस में होते हैं, और सरफेस पे माइक्रोविलाई होते हैं। ये स्टमक की लाइनिंग में एब्जॉर्प्शन में काम आता है, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में। इसीलिए इसमें सीलिया भी होते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। सिक्रीशन और एब्जॉर्ब, ये देखो, ये टॉल होते हैं, कॉलम शेप्ड होते हैं, बेस में इसके न्यूक्लियस होता है, यहाँ सीलिया होता है, और ये एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन के काम आता है। ओके, टॉल एंड सिलेंडर होते हैं, माइक्रोविलाई होते हैं, तो सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोला जाता है। ये म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में लेके जाते हैं। ये इनर सरफेस में ब्रोंक्यूल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में मिलते हैं। ओके, इट इज़ इन ब्रोंक्यूल्स हैं, फैलोपियन। ओके, इट इज़ इजी टू लर्न। क्यूबॉइडल हमने पढ़ लिया, क्यूब शेप्ड होते हैं, सिंगल लेयर्ड होते हैं। ये डक्ट्स, ग्लैंड्स की डक्ट्स में, ट्यूब्स में, नेफ्रॉन्स में, किडनी में, मेन फंक्शन का सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन है। और प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी में क्या होता है, माइक्रोविलाई होता है। और इनमें कॉलमनर सेल होते हैं, टॉल और सिलेंडर होते हैं, न्यूक्लियर बेस में होता है, जैसा हमने डायग्राम में देखा। ये स्टमक की लाइनिंग में होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन के काम आते हैं। जब सीलिया बियर करते हैं कॉलमनर एपिथेलियम, तो सीलिएटेड एपिथेलियम कहलाते हैं। ये ब्रोंकियल्स और फैलोपियन ट्यूब्स में होते हैं। तो इस तरह से जब आप इसको लर्न करते जाओगे तो आगे आगे आपको इसका पता लगता जाएगा ये कैसे करना। अब नेक्स्ट इसने दिया है कॉलमनर और
क्यूबिडल सेल्स होते हैं कई स्पेशलाइज्ड होते हैं और उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं. व्हाट वी कॉल इट? glandular epithelium. We call it glandular epithelium. ओके. तो दे आर मेनली टू टाइप्स के होते हैं. एक तो यूनिसेल्यूलर होते हैं आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स, गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल जो फूड पाइप है उसमें जो होता है, ठीक है. और मल्टी सेल्यूलर होते हैं जो कि क्लस्टर में प्रेजेंट होते हैं, वो सैलिवरी ग्लैंड में प्रेजेंट होते हैं. ओके. यूनिसेल्यूलर जो होते हैं आइसोलेटेड गॉबलेट सेल्स, है ना, इनको गॉबलेट सेल्स भी बोलते हैं. ये एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं. और जो मल्टी सेल्यूलर होते हैं ये सैलिवरी. आप डायग्राम बना के साथ साथ उसके बारे में नीचे लिखा कीजिए. ये देखो यूनिसेल्यूलर ग्लैंड और ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड, गॉबलेट सेल्स. और ये एलिमेंट्री कैनाल में मिलता है. तो बेस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग ऑफ देयर सिक्रीशन ग्लैंड्स आर डिवाइडेड इनटू टू. सिक्रीशन के हिसाब से दो में डिवाइड किया गया है कैटेगरीज को, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. ठीक है. तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, उनका जो होता है प्रोडक्ट्स जो होते हैं डक्ट्स और ट्यूब से रिलीज होते हैं, जैसे म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम और अदर सेल प्रोडक्ट्स रिलीज थ्रू डक्ट्स और ट्यूब. तो वो किस में आएंगे? ये सारे एक्सोक्राइन में. दीज ऑल आर एक्सोक्राइन. ये अलग है, ये हम इसके बारे में पढ़ रहे थे. ओके. और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या होता है, इनके डक्ट्स नहीं होते. द प्रोडक्ट्स कॉल्ड हार्मोन्स आर सिक्रीटेड डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड कंटेन बाथिंग द ग्लैंड. डायरेक्टली सिक्रीट होता है, इनमें डक्ट नहीं होता. एंडोक्राइन आर डक्टलेस ग्लैंड. दे आर डक्टलेस ग्लैंड. ये इसने कंपाउंड एपिथेलियम बताया है जिसमें कि मल्टी लेयर्ड सेल होते हैं. ओके. तो हार्मोन्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स कैसे होता है? डक्टलेट्स ग्लैंड होता है और इसमें सिक्रीट होता है डायरेक्टली फ्लड में और ग्लैंड को पूरा भर देते हैं, बाथिंग द ग्लैंड. और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करते हैं डक्ट के थ्रू, म्यूकस, सलाइवा, ईयर वैक्स. डक्ट वाले ग्लैंड एक्सोक्राइन है एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेट्स ग्लैंड. ओके. अब कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में हमें पता भी है, मोर देन वन लेयर होता है, मल्टी लेयर्ड सेल होता है और लिमिटेड रोल होता है सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में इनका. मल्टी लेयर्ड ऑफ सेल्स होते हैं, हैज लिमिटेड रोल इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना. फिगर 7.3 बहुत कम रोल होता है इनका. मेन फंक्शन इनका होता है प्रोटेक्ट अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस. जैसे आपने पहले पढ़ा था कि सरफेस जो स्किन की सरफेस है उसको ये कवर करता है. और बकल कैविटी, फेरिंग्स और इनर लाइनिंग, सैलिवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाटिक डक्ट्स, उसमें भी ये काम है. तो ऑल सेल्स जो होते हैं, जितने सेल्स हैं एपिथेलियम में, ये किससे हेल्प, ये लिटिल इंटरसेल्यूलर मटेरियल होता है. हमने ही पढ़ा था पहले भी, अभी पिछले पेज में. तो इनका क्या काम है? ऑल एनिमल टिश्यूज़ का ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक्स होता है इंडिविजुअल सेल में. ये क्या काम करते हैं? स्पेशलाइज जंक्शन का काम करता है स्ट्रक्चर और फंक्शन में. 3 टाइप्स ऑफ सेल जंक्शन होते हैं एपिथेलियम में. These are called as tight, adhering and gap junction. एपिथेलियम और दूसरे टिश्यूज़ में जंक्शंस होते हैं. टाइट जंक्शन जो होता है उसका काम है सब्सटेंस को स्टॉप करना, लीकिंग अक्रॉस, जैसा कि नाम है इसका, लीक नहीं करने देता दूसरे टिश्यू की तरफ. एडहेरिंग जंक्शन का काम है कि वो कनेक्ट करता है दूसरे टिश्यू के साथ, नेबरिंग के साथ.
सीमेंटिंग टू कीप नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखता है। गैप जंक्शन है वो फैसिलिटेट करता है सेल्स टू जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हो बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करते हैं, एडजॉइनिंग करता है और रैपिड ट्रांसफ़र करता है आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स और बिग मॉलिक्यूल्स के। तो गैप जंक्शन का ये काम है, ये फैसिलिटेट करता है सेल्स को कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं और उनके साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर देता है। टाइट जंक्शन नाम से ही पता लगता है, स्टॉप कर देता है सब्सटेंस को, लीक नहीं कर देता। और एडेरिंग क्या होता है, ये सीमेंटिंग करता है, नेबरिंग सेल्स को एक साथ रखता है, अडेयर करके रखता है। तो 3 टाइप के सेल जंक्शन होता है एपिथेलियम एंड अदर टिश्यूज़ के बीच में। अब नेक्स्ट चाहिए, हमने एपिथेलियम पढ़ा है, कनेक्टिव टिश्यू। ये बहुत ज़्यादा होते हैं और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल, क्योंकि इनका काम ही लिंक करना और सपोर्ट करना है दूसरे टिश्यूज़ को, ऑर्गन्स को। तो सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज, तो इसीलिए इसको हम कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं, इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ये देखो, ये डायग्राम भी बना हुआ है, ठीक है। दे इंक्लूड कार्टिलेज, ये देखो, ये हमने यहाँ पढ़ा ना, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप, ठीक है। तो इसमें ये लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू हैं और सॉफ्ट कनेक्टिंग टिश्यू हैं, ओके। तो अब इसमें हम इनके फंक्शन पढ़ेंगे। ये इंक्लूड करता है कार्टिलेज, एडिपोस एंड ब्लड। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सेल सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जिसको कोलेजन और इलास्टिन कहते हैं। क्या सिक्रीट करता है, कोलेजन और इलास्टिन बोलते हैं, वो सिक्रीट करता है, सिक्रीट कोलेजन और इलास्टिन, और प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है टिश्यू को इससे, ठीक है। स्पेशलाइज में कार्टिलेज, बोन, एडिपोस एंड ब्लड टिश्यू। एडिपोस फैट सेल होते हैं, कार्टिलेज जैसे आप ईयर का पार्ट देखते हो, ईयर में आपको हड्डी नहीं दिखती ना, वो जो जिस चीज़ का बना हुआ है वो है कार्टिलेज। और बोन तो आपका प्योर बोन जो हड्डी है, और एडिपोस फैट टिश्यूज़ होते हैं, और ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड के अलावा जितने भी कनेक्टिव टिश्यू हैं वो फाइबर सिक्रीट करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोटीन की, जो कि फाइबर्स को स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी देता है। क्या सिक्रीट करते हैं, जो ऑल कनेक्टिव टिश्यू, खाली जो ब्लड नहीं है, ब्लड के अलावा कोलेजन फाइबर्स, ये देखो, ये दे सिक्रीट कोलेजन फाइबर्स। ये मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स करते हैं सेल्स के बीच में, एंड एक्ट एज मैट्रिक्स, ग्राउंड सब्सटेंस काम करते हैं इनके, एज अ मैट्रिक्स करते हैं। ये इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी टिश्यू में आती है इससे। तो ऑल कनेक्टिव टिश्यू ये प्रोटीन कौन सा सिक्रीट करता है, कोलेजन और इलास्टिन, ये लर्न करने वाली बात है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और ये क्या काम करते हैं, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड्स भी सिक्रीट करते हैं, जो कि मैट्रिक्स का काम करती है। इसी बेस पे 3 में डिवाइड किया गया, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज। नाम से ही पता लग रहा है, लूज, डेंस और स्पेशलाइज। जो लूजली अरेंज्ड होंगे वो लूज कनेक्टिव टिश्यू, और जो डेंसली अरेंज्ड होंगे, पास पास होंगे, वो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए, ये लूज कनेक्टिव टिश्यू का डायग्राम है, एरोलर टिश्यू और एडिपोस टिश्यू। ये देखिए, फैट स्टोरेज एरिया है ना एडिपोस टिश्यू का, ये न्यूक्लियस है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये कोलेजन फाइबर सिक्रीट हो रहा है, ओके, एरोलर टिश्यू में। और ये फाइब्रोब्लास्ट है, और ये मैक्रोफेज है। इसने डायग्राम बनाया है। तो फाइबर लूजली अरेंज करते हैं एरोलर टिश्यू में, ये स्किन के नीचे होते हैं, फ्रेमवर्क का काम करता है अब आप स्किन के नीचे कहोगे एपिथेलियम होता है, पर एपिथेलियम के फ्रेमवर्क का काम कौन करता है,
कनेक्टिव टिश्यू, तो सेल्स होते हैं जो कि लूजली अरेंज होते हैं, सेमी फ्लूइड ग्रैंड सब्सटेंस होते हैं, एरोलर टिश्यू। और इनमें क्या होता है, फाइब्रोब्लास्ट होता है जो कि फाइबर सिक्रेट करता है, मैक्रोफेजेस और मास्ट सेल होते हैं। ठीक है, अभी हमने डायग्राम में देखा ना एरोलर टिश्यू, ये रहा कोलेजन फाइबर, ये फाइब्रोब्लास्ट रिलीज करता है फाइबर्स, और मैक्रोफेज होता है इसमें। एडिपोज टिश्यू अलग टाइप का लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये भी स्किन के नीचे रहता है, स्पेशलाइज्ड होता है फैट को स्टोर करने के लिए। और जो एक्सेस के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इमिडिएटली नहीं यूज़ होते हैं वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं टिश्यू के अंदर। एक्सेस न्यूट्रिएंट जो कि नहीं यूज़ होते वो एज फैट स्टोर हो जाते हैं। ये रहा फैट स्टोरेज एरिया। ओके, अंडरस्टैंड। ये देखो कोलेजन फाइबर का डायग्राम दिया हुआ है यहाँ, दीज आर कोलेजन फाइबर। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली पैक्ड इन द डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज था तो उसमें लूजली थे। ओके, ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू है तो फाइब्रोब्लास्ट क्या है, कॉम्पैक्टली पैक्ड है डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। तो ओरिएंटेशन ऑफ फाइबर शो अ रेगुलर और इरेगुलर पैटर्न। फाइबर रेगुलर पैटर्न दिखाता है और इरेगुलर पैटर्न दिखाता है। डेंस रेगुलर पैटर्न, डेंस होंगे, पास पास होंगे, रेगुलर पैटर्न में भी होंगे और इरेगुलर में भी होंगे। ये देखो पहले वाला आपको लग रहा है ना, ये रेगुलर पैटर्न है ना, प्रॉपर लग रहा है। और ये वाला पैटर्न जो है दिस इज इरेगुलर पैटर्न। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं इन रोज बिटवीन मैनी पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उसमें कोलेजन फाइबर्स रोज में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल बंडल्स ऑफ फाइबर्स में। रेगुलर के अंदर पैरेलल फॉर्म में है ना। और टेंडन्स विच अटैच स्केलेटल मसल और बोन्स को जो अटैच करता है, लिगामेंट्स को अटैच करता है, विच अटैच वन बोन टू अनदर आर एग्जाम्पल ऑफ दिस टिश्यू। एक बोन से लिगामेंट और मसल्स को अटैच करने के लिए क्या होता है, टेंडन्स। तो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट होते हैं और कई फाइबर होते हैं जो कि अलग से ओरिएंटेड होते हैं। ये भी स्किन में प्रेजेंट होते हैं, कार्टिलेज में प्रेजेंट होते हैं। टेंस वाले ये इरेगुलर, इसमें ये रेगुलर वाले हैं। रेगुलर वाले पैरेलल होते हैं, मसल्स, बोन्स और लिगामेंट्स को अटैच करते हैं आपस में। और इरेगुलर वाले कार्टिलेज में, इरेगुलर वाले कार्टिलेज में, है ना, और बोन्स में, कार्टिलेज में, बोन्स में, ब्लड में ये यूज़ होता है। ओके, कार्टिलेज में, बोन्स में और ब्लड में ये यूज़ होता है। ओके, तो और इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ओके, ये देखिए, बोन्स एंड ब्लड एंड वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ये देखिए स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, ये कार्टिलेज में। ओके, लिखने से थोड़ा और रिमेंबर होता है। कार्टिलेज सॉलिड होता है, प्लायबल होता है एंड रेजिस्ट कंप्रेशन, कितना भी दबाव सह लेता है जो कार्टिलेज होता है ना। और सेल और टिश्यू जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं उसके अंदर, वो सब चीज़ उसमें जितना भी कंप्रेशन हो रेजिस्ट कर लेते हैं।
तो कार्टिलेज वर्टिब्रेट्स में होता है जो कि एडल्ट्स में रिप्लेस कर देता है, बोन्स की जगह कार्टिलेज ही प्रेजेंट होता है ज़्यादातर। कहाँ का प्रेजेंट होता है, जैसे मैंने बताया था, टिप ऑफ नोज़ में, आउटर ईयर जॉइंट्स में, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स में, वर्टिब्रल कॉलम में, लिम्स में और हैंड्स में होता है कार्टिलेज। ठीक है, तो सॉलिड होता है और कितना भी दबाव ये झेल लेता है। कौन? कार्टिलेज। वेरियस टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स हार्ड होती हैं, ये बोन्स का स्ट्रक्चर होता है। हार्ड और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस रिच इन कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर, जो कि स्ट्रेंथ देता है बोन को। हार्ड होता है और नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है इसमें। तो इससे क्या होता है, बोन्स जो होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो इस तरह से हम इनके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लायबल का मतलब होता है कि उसको हम बैंड कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं। जैसे हमने कार्टिलेज में बताया था प्लायबल, जैसे हमारे नाक का टिप है, उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करेंगे तो क्रैक नहीं होगा। कान है, ईयर जॉइंट्स हैं, टिप ऑफ नोज़ है, तो जहाँ जहाँ कार्टिलेज है दे आर प्लायबल, उसको हम वो बैंड हो जाते हैं बिना क्रैक किए। दे कैन बैंड इजीली विदाउट क्रैकिंग और ब्रेकिंग। जैसे जैसे छोटा बेबी होता है उसकी बोन क्या होती हैं, लेस प्लायबल होती हैं। जैसे ऐसे बेबी ग्रो करने लग जाता है, क्योंकि कार्टिलेज की जगह कौन आ जाता है, बोन्स। बोन्स नॉन प्लायबल होती हैं, उनको ऐसे ही करके हम उसे मोड़ नहीं सकते कि आप बिना क्रैक किए वो बैंड हो जाएगा। दे आर नॉन प्लायबल। तो किस में रिच होता है, कैल्शियम सॉल्ट में और कोलेजन फाइबर्स में। नॉन प्लायबल ग्राउंड सब्सटेंस होता है कैल्शियम सॉल्ट और कोलेजन फाइबर में, और ये बोन को स्ट्रेंथ देता है। ये मेन टिश्यू है जो कि स्ट्रक्चरल फ्रेम बनाता है बॉडी का। ये तो सही बात है, जो हमारी बॉडी है किससे बनी है, बोन्स से बनी हुई है ना। आपने कभी बायो लैब में जाके स्केलेटन को देखा होगा तो आपको देख के समझ आता होगा कि पूरी बोन्स की हमारी बॉडी है, और उसके चारों तरफ कार्टिलेज, मसल्स, स्किन और उन सब से सारे ऑर्गन से फिर हमारा बना है। पर हमारा फ्रेमवर्क किससे बना है, बोन से। वो क्या होता है, स्केलेटल स्ट्रक्चर, मेनली इट इज़ द फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। तो बोन सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है टिश्यूज़ को, है ना। तो जो बोन सेल जिसको बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स, ये प्रेजेंट होते हैं। बोन सेल्स आर प्रेजेंट इन स्पेसेस कॉल्ड लेक्यूनी, है ना। बोन सेल प्रेजेंट, बोन सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, जो कि स्पेसेस में प्रेजेंट होते हैं। लिम्ब बोन्स होते हैं, लॉन्ग बोन्स होती हैं, लेग की बहुत लॉन्ग्स होती हैं। तो क्या काम है इनका, वेट बियरिंग फंक्शन, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। और लिम्स की बोन क्या करती हैं, ये हमारा पूरा वेट, भार को संभालती हैं। और इसमें स्केलेटल मसल्स होती हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करती हैं, है ना। और बोन मैरो का क्या काम है, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल के काम आता है। बोन मैरो का क्या काम है, ये प्रोडक्शन ऑफ ब्लड, प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। ब्लड क्या है, एक फ्लूइड है, किसका, कनेक्टिव टिश्यू का, जिसमें कि प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स, ये देखो, ये प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू में। ब्लड क्या एक फ्लूइड है, किस चीज़ का फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू का फ्लूइड है, जिसमें प्लाज्मा, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स होते हैं। ये मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्ट में काम आता है वेरियस सब्सटेंसेस के। इसके बारे में आप आगे के चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपने कभी ब्लड टेस्ट कराया होगा, देखा होगा, उसमें आरबीसी काउंट, डब्ल्यूबीसी काउंट, प्लेटलेट्स काउंट, जैसे डेंगू होने पे प्लेटलेट्स काउंट देखा जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है प्लेटलेट्स का नंबर, तो ब्लड टेस्ट से देखा जाता है। ओके, तो ये ब्लड किसका है, कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ। अब आता है हमारे पास मसल टिश्यू।
जो मसल टिश्यू होते हैं लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं पैरेलली बंधे हुए, और ये कि न्यूमरस फाइन फिब्रिल्स होती हैं जिनको बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। ठीक है। हर मसल लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स की बनी होती है जो कि पैरेलली एनर्जी होती है, और इसमें फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफिब्रिल्स। मसल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं स्टिमुलेशन से, है ना, स्टिमुलेट करते हैं और रिलैक्स हो जाती हैं और अनकॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं इन कोऑर्डिनेटेड फैशन। कोई भी स्टिमुला है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल फाइबर, कुछ चीज़ चुभ गई तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है मसल्स। उनका एक्शन ही मूव करता है बॉडी को और एडजस्ट करता है चेंजेस इन एनवायरनमेंट को, है ना, और ये मेंटेन करता है वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी, मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी। ओके। अब मसल्स में भी ऐसा नहीं है कि हाँ, मसल्स भी 3 टाइप की हैं, स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक। ओके। फर्स्ट इज स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, स्केलेटल मसल वो हैं जो कि स्केलेटल बोन से अटैच्ड होती हैं। जैसे बाइसेप्स में स्ट्रेटिएटेड स्ट्राइप्ड स्केलेटल मसल फाइबर्स बंडल्ड टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन, है ना। बाइसेप्स जो होती हैं, जो बाजू में अपने बाइसेप्स, जैसे एक्सरसाइज करके लोग बाइसेप्स बनाते हैं, तो टिपिकल मसल सच एज बाइसेप्स, तो वहाँ पे मसल फाइबर्स होते हैं जो कि एक साथ पैरेलली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूड सेवरल बंडल ऑफ मसल टिश्यू। इसके बारे में भी और डिटेल में आप पढ़ोगे चैप्टर 20 में, उसमें और अच्छे से बताएंगे। अभी जो है उसको देख लीजिए। पैरेलली अरेंज्ड होते हैं मसल फाइबर बंडल टुगेदर इन अ पैरेलल फैशन। ओके। तो ये देखिए, ये रही स्केलेटल मसल, ये रही आपकी स्केलेटल मसल। ओके। तो ये जैसे बाइसेप्स में जो होती हैं, ये पैरेलली अरेंज्ड होती हैं ये। ओके। स्ट्रेटिएटेड भी बोलते हैं, ये देखो, ये रस्ट्रेशियन, है ना। तो ये बंडल्स ऑफ फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं बाइसेप्स में। ओके, ये इनका न्यूक्लियस है। ओके, यहाँ उसके बाद ये हमने स्केलेटल मसल के बारे में पढ़ा, ये रहा इसका डायग्राम। फिर है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल फाइबर है वो टैपर होता है बोथ हैंड्स में, फ्यूजी फॉर्म एंड डू नॉट शो स्ट्रेशिएशन, स्ट्रिएशंस। ओके, स्ट्रेशियंस नहीं बोल के स्ट्रिएशंस बोलो, उससे स्पेलिंग भी याद रही। स्ट्रिएशंस होते हैं ना, टैपर हो जाता है, ये दोनों तरफ से टैपर हो जाता है। देखो ये दोनों तरफ से टैपर हो रहा है ना, और ऐसे स्ट्रिएशंस नहीं शो कर रहा। तो और सेल जंक्शन जो होता है होल्ड देम टुगेदर, जो सेल जंक्शन है वो इनको होल्ड करके रखता है। ओके। तो होल्ड देम टुगेदर एंड दे बंडल टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। कनेक्टिव टिश्यू में ये बंडल रहते हैं, ये देखो। पैरेलल सीरीज में जब कनेक्टेड रहते हैं तो स्ट्रिएशंस बोलते हैं, सीरीज में जब कनेक्टेड कर रहते हैं ये स्ट्रिएटेड मसल्स में। फिर ये मसल टिश्यू, ये मसल टिश्यू, स्केलेटल क्या है, मसल टिश्यू। इट इज़ अ मसल टिश्यू, है ना, इट इज़ अ मसल टिश्यू। फिर है ये स्मूथ मसल टिश्यू। ओके। तो ये स्मूथ मसल टिश्यू बताया, और इसमें
ये कार्डियक मसल बताइए, सी नंबर पे कार्डियक मसल होती है। ब्लड वेसल्स में स्टमक और इंटेस्टाइन में इस टाइप के मसल टिश्यू होते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो इनवॉलेंट्री होती हैं। क्यों इनवॉलेंट्री किसको बोलते हैं? जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके वो इनवॉलेंट्री होते हैं। जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सके these are involuntary. We usually are not able to make it contract merely thinking about it. हम इसको सोच के नहीं कॉन्ट्रैक्ट कर सकते, जैसे कि स्केलेटल मसल्स में करता है। तो मसल्स को तो हम सोच के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकते हैं, पर जो स्मूथ मसल्स हैं, क्यों? क्योंकि ये ब्लड वेसल्स में स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, तो दे आर इनवॉलेंट्री। दे कान नॉट बी डायरेक्टली कंट्रोल। ओके, तो इनका ये दीज आर इन वॉलेंट्री। ओके, और दे डू नॉट शो स्ट्रिएशंस। ब्लड वेसल स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती है। ऐसे ही कार्डियक मसल टिश्यू, इसको नाम से पता लग रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। ये खाली हार्ट में प्रेजेंट होता है कार्डियक। और सेल जंक्शन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज़ कर लेता है और मेक देम स्टिक टुगेदर, और इसको आपस में जोड़ देता है। ये देखो, देयर इज़ अ जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल। एडजेसेंट सेल के बीच में एक जंक्शन होता है। कम्युनिकेशन जंक्शन इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं। एट सम फ्यूज़न पॉइंट्स अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। ये एज अ यूनिट इसको फ्यूज़न पॉइंट्स में कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो एक सेल रिसीव करता है सिग्नल कॉन्ट्रैक्ट करने के, तो उसके नेबर भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, है ना। ये देखिए, ये स्ट्रिएटेड होता है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका जंक्शन है। तो एक सेल जब फ्यूज़न पॉइंट होता है, कम्युनिकेशन जंक्शन क्या होता है? फ्यूज़न पॉइंट्स होता है। वन सेल रिसीव अ सिग्नल टू कॉन्ट्रैक्ट्स, नेबर्स ऑल्सो स्टिमुलेटेड, तो वो भी स्टिमुलेट होता है बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय अ जंक्शन। ईजी इट इज़। ओके, तो हमने पढ़ लिया, पहले मसल टिश्यू पढ़ा, स्केलेटल स्ट्रिएटेड मसल टिश्यू पढ़ा जो मसल्स में मिलता है हमें। उसके हमने स्मूथ मसल्स पढ़ी जो कि इनवॉलेंट्री होती हैं, जो ब्लड वेसल स्टमक और इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं। ओके, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं ना। और ये टैपर कर जाती हैं, दोनों एंड से थोड़ी चिपकी हुई होती हैं ये, और दे स्ट्रिएशंस नहीं होते, जबकि मसल्स सेल जो होते हैं स्ट्रिएटेड होते हैं और टैपर नहीं करते हैं, पैरेलल होते हैं वो। कार्डियक मसल टिश्यू कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होता है और इसमें सेल जंक्शन होता है, ये कार्डियक मसल सेल्स में पाया जाता है, और सेल जंक्शन के कारण ही ये स्टिक टुगेदर रहते हैं। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेंबर ऑफ कार्डियक मसल सेल एंड मेक देम स्टिक टुगेदर। तो ये ज़्यादातर चिपके हुए रहते हैं साथ में, है ना, और एक साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। व्हेन वन सेल रिसीव्स अ सिग्नल तो नेबर्स भी स्टिमुलेट होते हैं। ये कार्डियक मसल टिश्यूज़ का बेसिक डिफरेंस। ओके, इजी इट इज़। ओके, है ना। अब है न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू जो होता है इसका ग्रेटेस्ट कंट्रोल होता है हमारे बॉडी के रिस्पॉन्सिवनेस पे और चेंजिंग कंडीशन पे, है ना, क्योंकि ये ब्रेन में पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स द यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स। तो ये सारा न्यूरल सिस्टम कॉन्स्टिट्यूट करते हैं द न्यूरोलॉजिकल सेल विच कॉन्स्टिट्यूट रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम। ये प्रोटेक्ट और सपोर्ट करते हैं नर्व सेल्स को। न्यूरोग्लिया मेक अप मोर देन 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू। न्यूरोग्लिया क्या करता है? ये रहा न्यूरोग्लिया, साथ ही डायग्राम समझेगा। ये 1/2 द वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू को प्रोटेक्ट करता है। ये डेंड्राइट से आपने नर्व सेल का डायग्राम देखा होगा, ये न्यूरल टिश्यू का न्यूरॉन विद न्यूरोग्लिया।
तो ये जो न्यूरोग्लिया है ये 1/2 बनाता है। न्यूरॉन इज सुटेबली स्टिमुलेटेड तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होती है अलोंग इट्स प्लाज्मा। ये रहा सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये डेंड्राइट है और ये एक्सॉन है नर्व सेल का डायग्राम। तो सबसे ज़्यादा कंट्रोल होता है नर्व्स का चेंजिंग कंडीशन पे, न्यूरॉन्स का। जो नर्व से सेल हैं, जो हमारे ब्रेन में सेल्स हैं, उनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है नर्व सेल का। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू लर्न अबाउट नर्व सेल्स। उसको और डिटेल में दूसरा सब्जेक्ट उसमें भी पढ़ेंगे। तो इट इज़ अबाउट द मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूरल हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, किसके, नर्व सेल के बारे में, न्यूरल टिश्यू। तो क्या होता है इसमें आगे हम पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन की जो एंडिंग है उस पर कोई भी डिस्टरबेंस होती है और आउटपुट जोन पे, तो क्या होता है, ये सारे इवेंट्स को ट्रिगर कर देता है जो कि स्टिमुलेट करते हैं और एडजेसेंट सेल को इनहिबिट करता है। इसके नर्व सेल का जो फंक्शन है उसको हम और डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि न्यूरल टिश्यू में कैसे वो बॉडी का कोई स्टिमुलाई मिलता है तो कैसे वो रिस्पॉन्स करता है और कैसे हमारी बॉडी, पूरी बॉडी किसी एक स्टिमुलेट से ट्रिगर होके, और उसमें क्या रोल है नर्व सेल का जिससे कि पूरी बॉडी रिस्पॉन्स करता है, सारा सिस्टम। ओके, यू विल स्टडी इट इन डिटेल इन चैप्टर 21। अब है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो ये जो बेसिक टिश्यू जो मेंशन किए हैं हमने ऊपर, ये ऑर्गेनाइज करके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, जैसे पहले ही बताया था। तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है एफिशिएंट और बेटर कोऑर्डिनेटर एक्टिविटीज़ के, मिलियन ऑफ सेल के। तो हर बॉडी हमारे लिए, ईच ऑर्गन इन आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ 1 और मोर टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे हमारा हार्ट 4 टाइप के टिश्यू का बना है, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड न्यूरल। फिर हमने उसकी और केयरफुल स्टडी की तो हमने पढ़ा कि कोई कॉम्प्लेक्सिटी है हमारे ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में, और क्या है, इवोल्यूशनरी ट्रेंड है जिसमें हम मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी भी पढ़ेंगे, 3 ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट इवोल्यूशनरी लेवल पढ़ेंगे उसका। फिर उनके फंक्शन क्या हैं, है ना, एक्सटर्नली विजिबल फीचर्स क्या हैं प्लांट्स के, माइक्रोब्स के। तो इन केस ऑफ एनिमल्स दिस रिफर्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन्स। The word anatomy conventionally is used for the study of morphology of internal organism. You will learn the morphology and anatomy of earthworm, cockroach, frog, invertebrates and vertebrates. तो इसका हम ऑर्गन सिस्टम को और डिटेल में भी पढ़ेंगे। नहीं तो मॉर्फोलॉजी का होता था कि बाहर से जो दिख रहा है वो है, प्लांट्स और माइक्रोब्स के बारे में। एनिमल्स में एक्सटर्नल अपीयरेंस, ऑर्गन या पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। तो पहले एनाटॉमी इसीलिए यूज़ किया जाता था कि मॉर्फोलॉजी क्या है इंटरनल ऑर्गन की। तो मॉर्फोलॉजी और उसका इंटरनल कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये सब हम अर्थवॉर्म, कॉकरोच, फ्रॉग सबकी सेपरेट पढ़ेंगे। तो जिससे हमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम भी समझ आएंगे कि क्या डिफरेंस है ना। जैसे मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी, एनाटॉमी में इंटरनल ऑर्गन, मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल एक्सपीरियंस। जैसे अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, टेरेस्ट्रियल होता है, इनवर्टिब्रेट होता है, और अपर लेयर मॉइस्ट सॉइल में पाया जाता है ना। आप गमले वगैरह में या अपने घर के पौधों के आसपास अर्थवॉर्म को देखोगे। और ये क्या करता है, बरोज़ में रहता है, डे टाइम में ये वो स्वॉलोइंग करता है सॉइल की। इन द गार्डन्स दे कैन बी ट्रेस्ड फीकल डिपॉजिट्स में, है ना, वेस्ट प्रोडक्ट में। वॉर्म कास्टिंग भी बोलते हैं इसको। कॉमन कौन से, फ्रेटेना एंड लिम्ब्रिकस, फ्रेटेना एंड
numbricals. These are terrestrial invertebrate, है ना, मतलब अर्थ पे जो रहते हैं वो देर आर टेरेस्ट्रियल। जो भी, ये तो आपको वैसे पता होगा पर फिर भी मैं नॉलेज के लिए बता दूं। और ये इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, अर्थ पे रहते हैं। वर्टिब्रल क्रॉम इनकी डेवलप नहीं होती इसलिए इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी डेवलप नहीं होती और ये अर्थ पे रहते हैं इसलिए टेरेस्ट्रियल कहलाते हैं। अब इनकी मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर कैसा है इनका, लॉन्ग सिलेंड्रिकल बॉडी होती है और छोटे छोटे सेगमेंट होते हैं, आपने देखा होगा, जिनको मेटामर्स बोलते हैं, 100 से 120 नंबर के, है ना। तो जो डॉर्फर सरफेस होती है बॉडी की, उसमें डार्क मीडियन मिड डॉर्सल लाइन होती है जिसको डॉर्सल ब्लड वेसल बोलते हैं। साथ में लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होती है बॉडी की, है ना। तो वेंट्रल सरफेस जो होती है वो डिस्टिंग्विश के, वेंट्रल मतलब डॉर्सल मतलब ऊपर की सरफेस, मीडियन मिड डॉर्सल, वहाँ पे उसके जेनाइटल ओपनिंग्स होती हैं। एंटीरियर एंड मतलब उसमें माउथ होता है, एंड द प्रोस्टीमियम लोब होता है, जो आगे की तरफ क्या होता है, मुंह होता है, और पीछे उसका कवरिंग फॉर द माउथ प्रोस्टीमियम होता है, एंड द प्रोस्टीमियम लोब माउथ एंड वेज टू फोर्स ओपन क्रैक्स इन सॉल। देखो इतना छोटा सा जानवर है, उसका स्ट्रक्चर देखो और उसके बॉडी की मॉर्फोलॉजी देखो और फंक्शन देता है, देखो, है ना। तो उसमें एंड द प्रोस्टीमियम एक लोब होता है जो कि माउथ के एंटीरियर एंड माउथ होता है, और उसमें एक प्रोस्टीमियम एक लोब होता है कि जो कि कवरिंग है माउथ के लिए, जो कि वेज का काम करता है ओपन क्रैक्स में सॉइल के। प्रोस्टेमियम क्या होता है, इसका सेंसरी फंक्शन होता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं, बक्कल सेगमेंट जो माउथ के पास होता है, विच कंटेन्स द माउथ। ठीक है, ये हम पूरा किसका बोलते हैं स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हैं अर्थ फॉर्म की। इसमें एक डॉर्सल सरफेस पे डार्क मीडियन मिड डॉर्सल ब्लड वेसल होती है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल लंबाई में होती है, और वेंट्रल सरफेस पे जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं। द बॉडी को शॉर्ट सेगमेंट में 100 से 120 नंबर तक इसमें डिवाइड किया गया है। ओके, ये देखिए, ये है बॉडी ऑफ, दिस इज़ द बॉडी ऑफ, दिस इज़ द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म। ओके, दिस इज़ द बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म। बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म, ये डॉर्सल व्यू दिखाया है, ये वेंट्रल व्यू दिखाया है, ये लेटरल व्यू दिखाया है। तो डॉर्सल व्यू में इक्लिथीमियम, आगे के पोर्शन को प्रोस्टीमियम पढ़ा था, और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, मेटामर्स। ये सेगमेंट्स को ये पीछे का एरिया एनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये वेंट्रल व्यू दिखाया है। नीचे में जो बताया था ना, वेंट्रल व्यू में जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ये इनको सिटाई बोलते हैं, रिंग ऑफ सिटाई। ये पेरिस्टोमियम, ये पेरिस्टोमियम है, ये माउथ ओपनिंग है। ये इसको डिटेल में दिखाया जो हमने पढ़ा, ये पेरिस्टोमियम होता है, और ये वेस्ट शेप होता है जिससे कि ये मिट्टी को आगे धक्का दे सके। ये देखो, ये रहा 14-16 आर कवर्ड बाय प्रोमिनेंट डार्क बैंड ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू कॉल क्लिटेलियम, जो कि 14 to 16 नंबर पे हैं, उसको बोलते हैं क्लाइटेलम, क्लाइटेलम। Thus the body is divisible into 3 prominent regions, pre-clitellar, clitellar and post-clitellar segment, है ना। इससे पहले का है वो प्री-क्लिटेलर हो गया, ये क्लिटेलर, और ये पोस्ट-क्लिटेलर। फिगर 7.9 में ये वेंट्रल व्यू दिखाया है बी में, ये रहा वेंट्रल व्यू। और
सी इज़ लेटरल व्यू, अलग अलग व्यूज़ दिखाएं, ये रहा लेटरल व्यू। ओके, तो 4 pairs of spermatical apertures are situated on the ventrolateral sides of intro segment grooves। देखो इसे कितनी फाइन है वो की है। 5th to 9th सेगमेंट में क्या बना हुआ है, स्पर्मेथिकल एपरेचर्स बने हुए हैं। सिंगल फीमेल जेनाइटल पोर होता है मिड वेंट्रल लाइन में 14 सेगमेंट में। 14 सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पेयर होता है 14 सेगमेंट में वेंट्रोलेटर, और मेल जेनाइटल पोर होता है 18 सेगमेंट में, है ना। तो ये वेंट्रोलेटरल साइड में होता है, ये ना नीचे की तरफ में। तो न्यूमरस माइन्यूट पोर्स को बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर्स, इनको बोलते हैं नेफ्रीडियो पोर्स, न्यूमरस माइन्यूट पोर्स साइड्स ऑफ द 18, इनको नेफ्रीडियोपोर्स कहते हैं। Open on the surface of body. In each body segment except the first and last clitellum there are rows of S-shaped setae. S-shaped setae present होता है, S-shaped setae present होता है इन ईच बॉडी सेगमेंट, खाली फर्स्ट और लास्ट और क्लेटेलियम को छोड़ के। एम्बेडेड इन द एपिडर्मल पिट्स इन द मिडल ऑफ ईच, एपिडर्मल में पिट्स में होता है हर सेगमेंट के बीच में। सिटाई को एक्सटेंड भी कर सकते हैं और रिट्रैक्ट भी कर सकते हैं। और प्रिंसिपल रोल क्या है सिटाई का, लोकोमोशन। किसको छोड़ के प्रेजेंट होते हैं ये, फर्स्ट लास्ट और क्राइटेरियम। फर्स्ट लास्ट और क्राइटेरियम को छोड़ के जो होते हैं, एनस हो गया, प्रोस्टीमियम हो गया, उसके बीच में जितना है उसको बोलते हैं सिटाई, जो कि लोकोमोशन में काम आता है। ओके, क्लियर, बहुत इजी है। अर्थवॉर्म की बॉडी जो होती है थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल की बनी होती है, जो कि एपिडर्मिस होता है। 2 मसल लेयर होती हैं, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, और इनर मोस्ट है कोइलोमिक एपिथेलियम। किसके बने होते हैं, कौन से इसके, मसल लेयर्स होती हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल। और जो बॉडी वॉल है अर्थफॉर्म की, ये एक्सटर्नली थिन नॉन सेलुलर क्यूटिकल की बनी होती है। ये मॉर्फोलॉजी हम पढ़ ली, अब हम पढ़ रहे हैं इसकी, एनाटॉमी, है ना। तो सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल, जो कि सिक्रेटरी ग्लैंड सेल्स होते हैं जिसमें। तो इसमें क्या होता है, जो एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वो स्ट्रेट ट्यूब होती है और फर्स्ट और लास्ट सेगमेंट तक रन करती है। ये रहा एलिमेंट्री कैनाल इसकी, ये देखो फर्स्ट से लेके लास्ट तक रन करती है एलिमेंट्री कैनाल, जिसको ईसोफेगस बोला जाता है। इज अ स्ट्रेट ट्यूब रन्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी। एक टर्मिनल माउथ ओपनिंग होता है इनटू द बक्यूलेट कैविटी। फर्स्ट और 3 में माउथ सेगमेंट होता है। ओके, स्मॉल नैरो फीड ईसोफेगस, ईसोफेगस जो होती है इनटू मस्कुलस गिजर्ड, है ना। 5 to 7 से ये ईसोफेगस होती है। फिर मस्कुलर 8 to 9 सेगमेंट में मस्कुलर गिजर्ड होता है, जो ग्राइंड करता है सॉयल पार्टिकल्स को और सड़ी हुई पत्तियों को। मस्कुलर गिजर्ड, ये ग्राइंडिंग का काम है इसका, विच ग्राइंडिंग द सॉयल पार्टिकल्स एंड डिकेइंग लीव्स। स्टमक कहाँ से एक्सटेंड करती है, 9 to 14 सेगमेंट। स्टमक है 9 to 14 सेगमेंट तक स्टमक है ना। स्टमक होती है इसकी,
तो ये क्या करता है, गिज़र्ट का क्या काम है, डिकेइंग लीव्स को, ऑर्गेनिक मैटर को ये ग्राइंड करता है। स्टमक एक्सटेंड फ्रॉम 9 to 14 सेगमेंट। फूड ऑफ अर्थवर्म इज डिकेइंग लीव्स और ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विद सॉइल। फूड क्या है अर्थवर्म का, डिकेइंग लीव्स, ऑर्गेनिक मैटर मिक्सड विद सॉइल। इनको मिक्स कर दो, सड़ी पत्तियों को, कुछ कुछ ऑर्गेनिक मैटर जो कि सॉइल में प्रेजेंट है। कैल्सीफेरस ग्लैंड्स जो होते हैं स्टमक में, वो न्यूट्रलाइज करते हैं ह्यूमिक एसिड प्रेजेंट इन ह्यूमस, है ना। ह्यूमिक एसिड को वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। कौन, कैल्सीफेरस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्टमक के अंदर। और इंटेस्टाइन 15 सेगमेंट से लेके लास्ट सेगमेंट तक इंटेस्टाइन है। ओके, इट इज़ इंटेस्टाइन। और शॉर्ट और कॉनिकल इंटेस्टाइन कैसे प्रोजेक्ट फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। 26 सेगमेंट पे प्रेजेंट होता है। ये इंटेस्टाइनल कैल्शियम हो गया, ये पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, ये स्टमक हो गया, माउथ, फेरिंग्स। ओके, शॉर्ट और कॉनिकल इंटेस्टाइनल कैसे प्रोजेक्ट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन ऑन द 26 सेगमेंट। तो करेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इंटेस्टाइन के 26 सेगमेंट के बाद, एक्स फीचर ऑफ इंटेस्टाइन आफ्टर 26 सेगमेंट एक्सेप्ट द लास्ट 23rd और 25th सेगमेंट। 23 और 25th को आप छोड़ दीजिए। डॉर्सल वॉल होती है जिसको बोलते हैं टिफ्लोसोल, जिसको बोलते हैं टिफ्लोसोल। ये किस काम आती है, ये तो हमने पढ़ लिया। इंटेस्टाइन 26 सेगमेंट पे कैसे निकलता है ना। प्रेजेंस ऑफ इंटरनल मीडियन फोल्ड ऑफ डॉर्सल वॉल को टिफ्लोसोल इंक्रीज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन को ये बढ़ाता है। कौन, टिफ्लोसोल। एलिमेंट्री कैनाल ओपन होती है एक्सटीरियर स्मॉल राइंडर एपरेचर कॉल्ड एनस। एनस हमने पीछे वाले डायग्राम में बताया था, एलिमेंट्री कैनाल वहाँ ओपन होती है जाके। द इंजेस्टेड ऑर्गेनिक रिच जो सॉयल है वो कहाँ पास होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक्स। वहाँ पे डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक करते हैं कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल फूड्स में। जैसे देख रहे हो आप, लिविंग थिंग्स में सेम ही है एक तरह से फंक्शन। और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होते हैं इंटरनल मेम्ब्रेन में और इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन के थ्रू एब्जॉर्ब होकर यूटिलाइज होते हैं। तो फेरेटीमा जो होता है ये क्लोज टाइप ऑफ ब्लड मस्कुलर सिस्टम होता है, कंसिस्ट ऑफ ब्लड वेसल, कैपिलरी और हार्ट। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड जो होता है हार्ट और ब्लड वेसल में होता है। ब्लड कहाँ तक कन्फाइन रहता है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के कारण, ये हार्ट और ब्लड वेसल्स में। किसमें, फेरेटिना में। इसमें हम पढ़ेंगे 7.11 डायग्राम में भी दिखाते हैं आपको। सिमिलरली ब्लड वेसल सप्लाई द गट, नर्व, कॉर्ड एंड बॉडी वॉल। ब्लड ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, 4th, 5th और 6th सेगमेंट में ब्लड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। दे प्रोड्यूस ब्लड हीमोग्लोबिन विच इज़ डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। ब्लड सेल्स कैसे होते हैं, फेगोसाइट इन नेचर होते हैं। अर्थवॉर्म क्या होता है, स्पेशलाइज, जिसमें ब्रीदिंग डिवाइस होती है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज अकर्स थ्रू बॉडी सरफेस इनटू देयर ब्लड स्ट्रीम। ये अर्थवॉर्म का बताया है इसने। ये देखो, ये अभी इसको थोड़ा इनलार्ज करके देखता है, डायग्राम दिखाना था। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। उनका डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं, कॉम्प्लेक्स को स्मॉलर एब्जॉर्बर फूड में एब्जॉर्बेबल यूनिट्स में चेंज कर देते हैं। फिर सिंपलर मॉलिक्यूल इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स के थ्रू यूटिलाइज होती है। फेरेटिना क्या होता है, क्लोज टाइप ब्लड वास्कुलर सिस्टम होता है इसमें।
तो ब्लड कहाँ पर, हार्ट और ब्लड वेसल्स में कन्फाइंड रहता है ब्लड। कॉन्ट्रैक्शन होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है वन डायरेक्शन में। स्मॉलर ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि गट, नर्व कॉर्ड को और बॉडी ऑर्गन को सप्लाई करती हैं। ब्लड ग्रेन्स फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स सेगमेंट में, तो किसमें, फेरेटिना में। दे प्रोड्यूस ब्लड सेल हीमोग्लोबिन विच इज़ डिजॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। फैगोसाइटिक इन नेचर होता है ब्लड सेल, और ये स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस होती हैं। अर्थ फॉर्म जो है लैग करता है इसमें, फेरेटिना जो है स्पेशलाइज्ड ब्रीदिंग डिवाइसेस। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, मॉइस्ट बर्फेस बॉडी सरफेस के थ्रू, बॉडी सरफेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम, मॉइस्ट बॉडी सरफेस इनटू द ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरह से अगर हम इसको डायग्राम देखते हुए पढ़ते हैं तो हमें इजीली क्लियर हो जाता है ना। तो फैगोसाइटिक यहाँ पर आ गया हमारे पास, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स आर फैगोसाइटिक। फैगोसाइट मतलब होता है कि वो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को, हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह नहीं खाएं, जिससे जो चीज़ हार्म करती है बॉडी को वो अपने आप ही नहीं खाते हैं। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल फॉरेन पार्टिकल्स, को इंजेस्ट कर देते हैं और बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर। तो ये देखिए, ये रहा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ये देखो क्लोज है, ये डॉर्सल व्यू है, ये लेटरल हार्ट्स बता दिए हैं, ये वेंट्रल वेसल्स, ये एंटीरियर लूप्स, ये लेटरल ईसोफेगल वेसल है, ये लेटरल ईसोफेगल हार्ट्स होता है। इसमें बताया था फैगोसाइटिक होता है ब्लड सेल्स जो कि इंजेस्ट कर लेते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को। ये वेसल्स होगी, ये सब न्यूरल वेसल होगी। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स अकर एज सेगमेंटेडली अरेंज्ड कॉल्ड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड नेफ्रीडिया, है ना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, नेफ्रीडिया के फॉर्म में होते हैं, है ना। ये देखो टफ्ट्स ऑफ नेफ्रीडिया। ओके, they are of three types. Septal nephridia present on both sides of intersegmental septa of segment, ठीक है, दोनों तरफ प्रेजेंट होते हैं। ये रहे नेफ्रीडिया। 15वें सेगमेंट से लेके ये दे लास्ट दैट ओपन इंटेस्टाइन। इंटीग्यूमेंट्री भी होता है नेफ्रीडिया जो कि लाइनिंग में होता है बॉडी पे। ये रहा इंटीग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया जो कि बॉडी वॉल के सेगमेंट में होते हैं और टू द लास्ट ओपन ऑन द बॉडी सरफेस। फिर होता है फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो कि 3 पेयर टफ्स में होते हैं, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ में। ये रहा सेप्टल नेफ्रीडिया। ओके, और ये फेरेंजियल नेफ्रीडिया, और बीच में जो है इंटीग्यूमेट्री 15 से लास्ट में इंटेस्टाइन में। और ये जो लास्ट में 15 से लास्ट में है वो सेप्टल नेफ्रीडिया। ओके, फेरेंजियल जो है फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स सेगमेंट में फेरेंजियल नेफ्रीडिया। इंटीग्यूमेट्री नेफ्रीडिया सेगमेंट 3 से लेके लास्ट तक। ठीक है, तो ऐसे डिफरेंट टाइप के ये 15 से लेके लास्ट तक सेप्टल नेफ्रीडिया। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है नेफ्रीडिया का। ये क्या है नेफ्रीडिया, ये ट्यूब्यूल्स हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। ओके, ये नेफ्रीडिया जो है ज़्यादातर सिमिलर होता है स्ट्रक्चर में। ये वॉल्यूम और कंपोजिशन बॉडी फ्लूइड्स का बना के रखते हैं। ये फनल जैसे रहते हैं और एक्सेस फ्लूइड्स को कोलोमिक चैम्बर से निकाल के बाहर करते हैं। ओके, ये डक्ट्स हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया।
The funnel connects with the tubular part of the nephridium and delivers the waste through a pore to the surface in the body wall into the digestive tube. बॉडी वॉल में, इन द बॉडी वॉल में, डाइजेस्टिव ट्यूब में ये चले जाते हैं. तो इस तरह से हम इसके बारे में पढ़ते जाते हैं. इसी इसका नर्वस सिस्टम के बारे में बताया गया है. नर्वस सिस्टम है वो गैंग्लिया पर होता है, जो सेगमेंट वाइज प्रेजेंट होता है वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड में, जो कि थर्ड और फोर्थ सेगमेंट में होता है. इनसर्कलिंग द फेरिंग्स, फेरिंग्स को इनसर्किल करता हुआ होता है. क्या चीज़? नर्वस सिस्टम. गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है. लेटरली इनसर्कलिंग द फेरिंग्स, एंड ये ज्वाइन करता है सेरिब्रल गैंग्लिया डॉर्सली टू फॉर्म अ नर्व रिंग बनाता है. और सेरिब्रल गैंग्लिया अलॉन्ग विद अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट एज वेल एज कमांड मस्कुलर. जितना है नर्वस सिस्टम का जो काम है वो सारा काम कौन करता है? गैंग्लिया. नर्वस सिस्टम गैंग्लिया रिप्रेजेंट करता है. सेगमेंट वाइज प्रेजेंट होता है वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड पे, है ना. और ये फेरिंग्स में सेरिब्रल गैंग्लिया फॉर्म होता है. सेरिब्रल जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया, फेरिंग्स में को इनसर्कल करता है, नर्व रिंग बनाता है, और इंटीग्रेटेड सेंसरी इनपुट होता है, जिसमें कि इंटीग्रेट होने से क्या होता है? वो रिस्पॉन्स देता है उसको, है ना. तो ये इसमें इस तरह से इसका ये देखिए, ये देखिए आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बना हुआ है. तो अर्थवॉर्म का आगे और सिस्टम जो है सेंसरी सिस्टम, है ना. ये जो डिटेल में क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म. तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो अर्थवॉर्म का, हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. आई होप आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. ओके, थैंक यू.